Now we are discussing about the input output systems in your device, in your computer system. ठीक है जी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम आईओ हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे, कर्नल आईओ सब सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मिंग आईओ रिक्वेस्ट टू हार्डवेयर ऑपरेशंस एंड स्ट्रीम्स एंड परफॉर्मेंस। ठीक है जी। तो देखो जी, इसके अंदर मेन ऑब्जेक्टिव हमारे जो स्ट्रक्चर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसके अंदर जो इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है उसको एक्सप्लोर करना। ठीक है जी। दूसरा जो आपका प्रिंसिपल ऑफ आपका इनपुट आउटपुट हार्डवेयर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड द परफॉर्मेंस एस्पेक्ट्स ऑफ द आईओ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। तो आपको पता है जी, आप सिस्टम यूज करें तो उसके अंदर दे रहा है वैरायटी ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट यू यूज। ठीक है जी। उसके अंदर क्या होते हैं, जो मेन कंसेप्ट यूज होता है वो पोर्ट्स एंड बस। दो चीजें होती हैं, पोर्ट वो होता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो हार्डवेयर पार्ट को, और बस क्या है, जो एक्सेस प्रोवाइड करती है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। इट इज ए कम्युनिकेटिंग प्रोसीजर, जिसको आप केबल्स या वायर्स भी बोलते हो जनरल टर्म्स में। ठीक है, जिसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं डिवाइसेस सिस्टम के साथ। ठीक है जी। उसके बाद एक कंट्रोलर होता है, जितने भी आपके डिवाइसेस जो कनेक्टेड होते हैं आपके सिस्टम के साथ, उनके लिए क्या होता है, हर एक के लिए एक कंट्रोलर होता है जो उन हार्डवेयर डिवाइसेस को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है जी। तो उसके अंदर इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आप यूज करते हो उन डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है जी। और हर एक डिवाइस का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, एक एड्रेस होता है जिसको हम क्या करते हैं, जिसको यूज करता है सिस्टम उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए, उस डिवाइस को फंक्शनिंग प्रोवाइड, उस डिवाइस से फंक्शनिंग प्रोवाइड करने के लिए सिस्टम। ठीक है जी। तो उसके अंदर दो चीजें आती है आपके, डायरेक्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस और एक मेमोरी मैप इनपुट। ठीक है जी। डायरेक्ट आईओ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, डायरेक्टली आप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने लग रहे हो डिवाइस को। ठीक है जी। और मेमोरी मैप का क्या होता है, इन बिल्ट आप मेमोरी आप कंसेप्ट यूज करते हो और उसके थ्रू इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर डिवाइस के पास जाते हैं। ठीक है, ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर दिखाई हुई है आपकी सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये पूरा आपका इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, जिसके अंदर पीसी ये बस स्ट्रक्चर आपकी पूरी डिफाइन की हुई है। ठीक है, तो ये आपकी एक सेंट्रल पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट बस होती है, आपकी सेंट्रल पीसीआई बस। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होते हैं, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे हार्ड डिस्क आपकी कनेक्टेड होती है आपकी, उसके लिए एससीआई कंट्रोलर यूज होता है, डिस्क कंट्रोलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी मेन मेमोरी यूज होती है और प्रोसेसर यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्राफिकल कंट्रोलर होता है जो आपके जो डिस्प्ले आउटपुट जो डिवाइसेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद आईडी डिस्क कंट्रोलर यूज होता है, जो अदर जो डिस्क जो विच आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर सिस्टम, जो एक्सटर्नल जो डिस्क जो आप कनेक्ट करते हो उनके लिए यूज होता है। ठीक है जी। यहाँ पे एक्सपेंशन बस होती है। एक्सपेंशन बस का मतलब क्या है कि अगर आप सिस्टम की कुछ फंक्शनिंग एक्सपेंड करना चाहते हो, कुछ अदर फीचर्स, अदर डिवाइसेज, हार्डवेयर डिवाइसेज ऐड करना चाहते हो, तो उनके लिए क्या होती है, एक्सपेंशन बस होती है। जैसे कि आप आपको पीछे पोर्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप कीबोर्ड, माउस, या आपको कोई अदर प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपको कोई प्रोजेक्टर कनेक्ट करना है, तो उसके वो किसके थ्रू होते हैं, एक्सपेंशन बस के थ्रू। ठीक है जी। उसके ऊपर पोर्ट्स होते हैं, आपके सीरियल पोर्ट होते हैं, पैरेलल पोर्ट्स होते हैं। ठीक है जी। ये आपकी टिपिकल बस स्ट्रक्चर बताइए सिस्टम के अंदर। ठीक है जी। दिस आर द डिवाइस इनपुट आउटपुट पोर्ट लोकेशंस। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर ये पोर्ट लोकेशंस बताई हुई है पर्टिकुलर डिवाइस से रिगार्डिंग, जैसे डीएमए कंट्रोलर उसका ये पोर्ट लोकेशन है, इंटरप्ट कंट्रोलर उसका ये लोकेशन है, ये सारी लोकेशंस दी हुई है। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट के अंदर दी हुई है। उसके बाद एक पोलिंग मैकेनिज्म यूज होता है किसी भी डिवाइस की स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि वो जो डिवाइस है वो क्या है, कि रेडी है या नहीं है, या वो बिजी चल रहा है या कोई एरर आ रहा है। ठीक है जी। तो उस चीज के लिए आप क्या करते हो, पोलिंग मैकेनिज्म यूज करते हो। ठीक है जी। तो उसके अंदर वेदर इट इज कमांड रेडी, वेदर इट इज बिजी, और वेदर इट इज द इन एरर स्टेट, तो वो सारी चीजें हम इसके थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं।
इसके अंदर आप एक साइकिल यूज होती है बीजी वेट साइकिल, ठीक है, कि अगर कोई डिवाइस वेट करने लग रहा है तो वो क्या करेगा, अगर कोई अदर ऑपरेशन परफॉर्म करने लग रहा है तो उस डिवाइस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को वेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बिजी वेट साइकिल। दूसरा होता है इंटरप्ट्स, 15 मिनट में करेंगे बात। उसके बाद आता है इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स का आपको पता ही है अच्छे से, आपने माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ा होगा, उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा इंटरप्ट्स क्या होते हैं, जो सीपीयू को क्या करते हैं, इन 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 बिटवीन कोई अदर टास्क हैंड ओवर करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरप्ट्स जनरेट होते हैं, ठीक है जी, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं जी। यहाँ पे हम आईओ डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं इंटरप्ट्स की बात करते हैं। कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो क्या करेगा, वो एक इंटरप्ट जनरेट करेगा सीपीयू के पास, और सीपीयू फिर क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। तो जो रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए जो मॉड्यूल होता है उसको रिक्वेस्ट हैंडलर बोलते हैं। इसके अंदर जो सारे जितने भी इंटरप्ट्स आते हैं वो उनको एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग आगे फर्दर एक्शन टेक करता है, ठीक है जी। फिर इंटरप्ट हैंडलर क्या करता है, कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जो लो प्रायोरिटी के होते हैं, जिनको क्या कर देता है, ये इग्नोर कर देता है या उनको डिले कर देता है, ठीक है। जो जो हाई प्रायोरिटी के होंगे, जिनको इमीडिएटली परफॉर्म करना होगा एक्शंस को, तो उनको तो इमीडिएटली क्या कर देगा, सीपीयू को फॉरवर्ड कर देगा, और बाकी को क्या कर देगा, वो मास्केबल मोड में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो वो क्या करेंगे जी, वो वेट करेंगे फॉर सम टाइम, जब तक कि उनके टर्न नहीं आते, ठीक है जी। तो इसके अंदर एक इंटरप्ट वेक्टर होता है जो क्या करता है, डिस्पैच करता है इंटरप्ट को टू द करेक्ट इंटरप्ट हैंडलर, ठीक है जी। किस टाइप का इंटरप्ट है, उसी के टाइप के हैंडलर के पास क्या कर देगा, ये डिस्पैच कर देगा, ठीक है। दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, एंड सम नॉन मास्केबल। कुछ इंटरप्ट ऐसे होते हैं जिनको वो मास्केबल नहीं कर सकता, जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकता इंटरप्ट हैंडलर, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्पैच करना पड़ेगा। दूसरा जो ये इंटरप्ट मैकेनिज्म है, जो एक्सेप्शंस के लिए भी यूज होता है, कि सिस्टम के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आ जाता है तब भी आप क्या करता है, सिस्टम इंटरप्ट जनरेट करके और उसके अकॉर्डिंग उस सिचुएशन को क्या करता है, हैंडल करता है, मैनेज करवाता है, ठीक है जी। यानी कि सिस्टम के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और इन बिटवीन उसको रोक के कोई अदर टास्क आपको परफॉर्म करवाना है, तो वो क्या होता है, इंटरप्ट के थ्रू होता है, ठीक है। ये उसका पूरा प्रोसीजर दिखाया हुआ है इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट साइकिल का, ठीक है, कि कोई भी एक डिवाइस को जब परफॉर्म करना कोई ऑपरेशन, तो उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, ठीक है। ये जो इंटरप्ट वेक्टर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, नंबरिंग के हिसाब से, किसके अंदर, इंटेल पेंटियम प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। तो पूरे टेबल के अंदर बताया कि भाई इंटर वेक्टर नंबर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइड एरर है, अगर 1 है तो डिबग एक्सेप्शन है, 2 है तो वो नल इंटरप्ट है, 3 है तो वो ब्रेक पॉइंट है। यानी कि वेक्टर नंबर्स के थ्रू क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई इंटरप्ट है वो किस टाइप का है, किस चीज के लिए है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे जो जो आपके जो मेमोरी एक्सेस होगा, कोई भी आईओ डिवाइस है वो मेमोरी को एक्सेस करेगा, तो पहले तो क्या हो रहा था, वो पहले सीपीयू किससे इंटरेक्ट कर रहा है, थ्रू इंटरप्ट्स, ठीक है जी, और सीपीयू फिर उनको क्या करेगा, स्लॉट अलॉट करेगा, और तब वो मेमोरी को क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे जी। यानी कि जो इसके अंदर मेमोरी एक्सेस हो रही थी पहले, वो क्या हो रही थी, वाया सीपीयू। कोई भी डिवाइस एक्सेस करेगा मेमोरी को तो वाया सीपीयू वो एक्सेस कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, यानी कि इसके अंदर इन जो इंटरमीडिएट सीपीयू है उसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर देगा डीएमए, उसको बाईपास कर देगा सीपीयू को, और कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, आपकी मेमोरी के साथ, ठीक है जी। उसके लिए क्या होता है, एक डीएमए कंट्रोलर होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर, जो क्या करता है, इस पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करेगा। जब भी कोई आईओ डिवाइस कोई डेटा ट्रांसफर करेगा इन बिटवीन द डिवाइस एंड द मेमोरी, ठीक है, तो डीएमए कंट्रोलर उसको पूरे को मैनेज करेगा वहां पे प्रोसेस।
तो इसके अंदर 6 स्टेप प्रोसेस बताई है डीएमए प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले क्या है, डिवाइस ड्राइवर इज टोल्ड टू ट्रांसफर दिस डाटा टू बफर एट एड्रेस एक्स। ठीक है जी, यानी कि डिवाइस ड्राइवर क्या बताएगा कि भाई इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर डेटा को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेगा, जो डिवाइस ड्राइवर है वो किसको बताएगा, डिस्क कंट्रोलर को, क्योंकि डिस्क कंट्रोलर किसको मैनेज कर रहा है, डिस्क को मैनेज कर रहा है, डाटा डिस्क के ऊपर ट्रांसफर होना है। तो डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर को कम्युनिकेट करेगा डिस्क डिवाइस ड्राइवर कि भाई ये डाटा ट्रांसफर होना है आपके इस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर। ठीक है जी, फिर क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर डिस्क कंट्रोलर है वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा डीएमए ट्रांसफर। वो डिस्क कंट्रोलर ट्रांसफर को क्या कर देगा, इनिशिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, डिस्क कंट्रोलर सेंड्स ईच बाइट टू डीएमए कंट्रोलर। ठीक है जी, डीएमए ट्रांसफर स्टार्ट होगा, इनिशिएट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ईच बाइट टू डीएमए कंट्रोलर को क्या कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। डिस्क कंट्रोलर है वो डीएमए कंट्रोलर के पास सारा का सारा डाटा क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या होगा, डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा किसके पास, आपकी मेमोरी के अंदर। ठीक है जी, जो बफर आपने डिफाइन किया था स्टार्टिंग के अंदर कि इस पर्टिकुलर एड्रेस एक्स के ऊपर आपको क्या करना है, डेटा भेजना है, उसके ऊपर क्या कर देगा, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर कर देगा। ठीक है जी, उसके बाद क्या करेगा, जब सी आपने कोई वेरिएबल लिया है जो डेटा आपको, डेटा का जो साइज है, ठीक है सी, तो वो सारा डेटा जब ट्रांसफर हो जाए, व्हेन सी इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, सारा डेटा जब ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो डीएम में क्या करेगा, सीपीयू को इंटरप्ट करेगा कि भाई आपका जो हमारा जो ट्रांसफर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सीपीयू का कहीं पे भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आता है, डायरेक्ट जो डिवाइस है वो किसके साथ इंटरेक्ट करने लग रहा है, मेमोरी के साथ। ठीक है जी, इन बिटवीन काम कौन कर रहे हैं, डिवाइस ड्राइवर और डिस्क कंट्रोलर। जो क्या करेंगे, डिवाइस ड्राइवर, डिस्क कंट्रोलर और डीएमए कंट्रोलर, जो क्या करेगा, डिवाइस ड्राइवर डिस्क कंट्रोलर के पास भेजेगा, डिस्क कंट्रोलर डीएमए कंट्रोलर के पास, और डीएमए कंट्रोलर आपका मेमोरी के अंदर क्या करवा देगा, डेटा को ट्रांसफर कर देगा एट द स्पेसिफाइड लोकेशन। क्लियर है जी डीएमए? हाँ जी, यस सर। बिल्कुल सिंपल सी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर चल रहा है। डिवाइस का, डिवाइस ड्राइवर है तो पहले डिवाइस अपने ड्राइवर के पास भेजेगा। ठीक है जी, फिर ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर किसके पास भेजेगा, क्योंकि डिस्क पे डाटा डालना है तो डिस्क कंट्रोलर के पास। ठीक है जी, डिस्क कंट्रोलर के पास आ गया तो डिस्क कंट्रोलर अब किसके पास भेजेगा, क्योंकि पूरी प्रोसेस को कौन हैंडल कर रहा है, डीएमए कंट्रोलर। तो डीएमए कंट्रोलर के पास क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अब डीएमए कंट्रोलर है वो क्या कर देगा जी, वो आपके डाटा को ट्रांसफर कर देगा डायरेक्ट जहाँ पे एड्रेस स्पेसिफाइड है उसके ऊपर। ठीक है जी, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो सीपीयू को क्या कर देगा, सिर्फ एक सिग्नल जनरेट करेगा कि भाई हमारा ट्रांसफर हो कंप्लीट हो चुका है, दैट्स इट। उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन आईओ इंटरफेस। ठीक है जी, कि जो आईओ, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, वो सिस्टम कॉल्स के थ्रू क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जी। ठीक है जी, तो वो सिस्टम कॉल्स क्या करती है, वो आपका जो डिवाइस का जो बिहेवियर होता है उसको क्या कर देता है, इनकैप्सुलेट करता है, उसको हाइड कर देता है, और एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट के अंदर क्या करवाता है, वो इंटरेक्ट करवाता है विद द सिस्टम। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस जो है, उस इंटरफेस के अकॉर्डिंग जो डिवाइसेस का जो कम्युनिकेशन है दैट कैन वेरी फ्रॉम कैरेक्टर स्ट्रीम और टू ब्लॉक और सीक्वेंशियल और रैंडम एक्सेस, शेयरेबल और डेडिकेटेड, स्पीड ऑफ ऑपरेशन और रीड राइट, रीड ओनली और राइट ओनली, यानी कि these are the different kind of devices that can vary which are interacting with the system। ठीक है जी, देखो ये तो कर्नल की इन आईओ स्ट्रक्चर बताई हुई है। ठीक है, ये आपको पता है, ऊपर सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये आपका कर्नल है, ये कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम है, यहाँ पे आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं वो सारे यूज होते हैं। यहाँ उसके बाद में ड्राइवर्स डायरेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जितने भी कंट्रोलर्स होते हैं वो उनके साथ, और ये कंट्रोलर्स हैं ये क्या करते हैं, अपने जो डायरेक्ट जो डिवाइसेज हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। दीज आर द डिवाइसेज, दीज आर द डिवाइस ड्राइवर्स एंड कंट्रोलर्स। ठीक है, और दीज आर द
ड्राइवर्स विच विल बी इंटरेक्टिंग विद द कर्नल, यानी कि ड्राइवर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है जी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओ डिवाइसेस बताई है आपके अंदर, इसके अंदर, ठीक है। तो डाटा ट्रांसफर मोड के अकॉर्डिंग अगर बताएं तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं, या तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपका ट्रांसमिशन होता है डाटा, ठीक है, या ब्लॉक बाय ब्लॉक, यानी कि बल्क ऑफ डाटा को एक साथ हम ट्रांसफर करते हैं एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर टर्मिनल और आपके जो डिस्क आ गई ये क्या करते हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कौन करता है, टर्मिनल करता है, ब्लॉक बाय ब्लॉक कौन करता है, डिस्क करती है। उसके बाद एक्सेस मेथड के अकॉर्डिंग क्या है, सीक्वेंशियल और आपका रैंडम है, ठीक है। तो सीक्वेंशियल एक्सेस का एग्जांपल आपका मॉडेम और रैंडम एक्सेस का एग्जांपल आपका सीडी रोम, ठीक है जी। उसके बाद ट्रांसफर शेड्यूल दो तरह का होता है, एक सिंक्रोनाइज्ड होता है, एक एसिंक्रोनाइज्ड होता है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज्ड का एग्जांपल आपका टेप और एसिंक्रोनाइज्ड का एग्जांपल आपका कीबोर्ड। यानी कि सिंक्रोनाइज का मतलब क्या है, जो इन सिंक्रोनाइजेशन विद डिवाइस जो कम्युनिकेट करे, और वो डायरेक्टली जब मर्जी है तब कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है, एसिंक्रोनस। उसके बाद शेयरिंग, शेयरिंग के अंदर आपका एक डेडिकेटेड और एक शेयरेबल है। डेडिकेटेड तो वो है जी जो उसी को डेडिकेटेड है, ठीक है, और दूसरा क्या है, शेयरेबल, जो क्या है बिटवीन द डिफरेंट डिवाइसेस, बिटवीन डिफरेंट प्रोसेसेस, जो क्या है शेयर्ड है, ठीक है। जैसे टेप है ये आपका क्या है डेडिकेटेड है, और शेयरेबल के अंदर आपका क्या आ गया कीबोर्ड, ठीक है जी। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी ऑपरेशन हो, आप उसके लिए कीबोर्ड को यूज करते हो। उसके बाद डिवाइस स्पीड आ गई, तो उसके अंदर आपकी लेटेंसी होती है, सीक टाइम होता है, ट्रांसफर रेट होता है, डिले बिटवीन ऑपरेशन, ठीक है जी। ये क्या होता है, ये स्पीड को जो इफेक्ट करते हैं वो टर्म्स हैं ये, ठीक है। आगे हम डिस्क के बारे में पढ़ेंगे, डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में, तो वहाँ पे सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। इनके अंदर ये सारे के सारे जो लेटेंसी है, सीक टाइम है, ट्रांसफर रेट है, ये सारी चीजें हमारे काम आएंगे जब हम डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आईओ डायरेक्शन, कि भाई आईओ की इनपुट आउटपुट की डायरेक्शन क्या है, क्या रीड ओनली है या राइट ओनली है या बोथ साइड्स है, रीड एंड राइट दोनों, ठीक है जी। तो रीड ओनली तो जैसे सीडी रोम हो गया आपका, राइट ओनली जैसे ग्राफिक्स कंट्रोलर हो गया, ठीक है, और रीड राइट जो आपकी डिस्क होगी जिसके अंदर दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी हमें जो डिवाइसेस पढ़े थे वो बताए, इसके अंदर ब्लॉक एंड करेक्टर डिवाइसेस, ठीक है जी। तो ब्लॉक डिवाइसेस तो कौन से थे, जो डिस्क ड्राइव हमने बताया, जो क्या करते हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक डाटा क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है जी। और करेक्टर डिवाइसेस जैसे आपके कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीरियल पोर्ट्स हो गए, जो क्या करते हैं वन करेक्टर बाय करेक्टर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं विद द सिस्टम, ठीक है जी। उसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस आपको पता है, जो नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो आपके ब्लॉक ट्रांसफर को भी यूज कर सकते हैं और करेक्टर को भी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हो, कौन सी नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज हो रही है उसके ऊपर, ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर वो वेरी कर सकता है। उसके बाद क्लॉक्स एंड टाइमर्स हैं, ठीक है जी, विच प्रोवाइड्स करंट टाइम, इलेप्स टाइम एंड टाइमर, ठीक है जी। करंट टाइम क्या चल रहा है, इलेप्स कितना टाइम प्रोसेस को कंप्लीट हो गया है, अभी कितना टाइम उसको और लगेगा, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर बता सकते हैं, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर, ये प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर क्या होता है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एग्जीक्यूशन एंड रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। उस ये किस लिए यूज होता है, फॉर टाइमिंग्स एंड पीरियडिक इंटरप्ट्स, ठीक है जी। क्योंकि अगर प्रोसेस की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरप्ट जनरेट करने पड़ेंगे सिस्टम के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कब, ब्लॉकिंग एंड नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट। ब्लॉकिंग का मतलब तो क्या है कि भाई जब तक इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक की प्रोसेस क्या रहेगी, सस्पेंडेड रहेगी, ठीक है, यानी कि वो अदर टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। दूसरा नॉन ब्लॉकिंग क्या है, नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है, आपकी जो प्रोसेस सस्पेंड नहीं होगी, वो आईओ ऑपरेशन क्या होगा, पैरेलल में चलता रहेगा, ठीक है जी। और अदर जो उसके फंक्शंस हैं वो टास्क परफॉर्म होते रहेंगे, बाय वेदर यूजिंग द पैरेलल मैकेनिज्म्स, वेदर यूजिंग द बफर और यूजिंग द मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट, ठीक है जी, वो होता है नॉन ब्लॉकिंग।
होता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या है? जब आईओ ऑपरेशन एग्जीक्यूट होने लग रही है तो प्रोसेस भी रन होने लग रही है। ठीक है, यानी कि टोटली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है जी। और इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस पैरेलल में एग्जीक्यूट होती रहेगी, लेकिन आईओ ऑपरेशन जैसे ही कंप्लीट होंगे तो वो उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, भाई आईओ जो है टास्क कंप्लीट हो गया है, तो आप जो है टास्क वो जो प्रोसेस है वो फुल्ली कैन एग्जीक्यूट। ठीक है, तो आपके तीन चीज है, ब्लॉकिंग, नॉन ब्लॉकिंग और एसिंक्रोनस। ब्लॉकिंग के अंदर आपका जब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो सिर्फ आईओ ऑपरेशन ही परफॉर्म रहेगा, प्रोसेस आपकी सस्पेंडेड रहेगी। ठीक है जी। नॉन ब्लॉकिंग के अंदर क्या होता है कि भाई जो डाटा, ये इनपुट आउटपुट जो कॉल्स होती हैं वो रिटर्न हो जाती हैं एज मच एज अवेलेबल, यानी कि जितना डाटा कम्युनिकेट हो जाएगा, आई ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, उतना वो क्या हो जाएगा, उसके जो कॉल्स हैं वो रिटर्न हो जाएंगे, जो अदर टास्क है वो परफॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसे कि आप डाटा कॉपी करते हो ना, तो उसके अंदर परसेंटेज दिखाता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो प्रोसेस चलती रहती है कि डाटा उधर से उधर मूव कर गया, तो उसके बाद उस हिसाब से प्रोसेस कंटिन्यू करती रहेगी। लेकिन एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है कि पूरा पूरा आईओ ऑपरेशन भी पैरेलल में एग्जीक्यूट होता रहेगा, और अदर जो टास्क है प्रोसेस के वो भी कंटिन्यूअसली आपके परफॉर्म होते रहेंगे, इसलिए इसको बोला एसिंक्रोनस। ठीक है जी। ये एक डायग्राम के थ्रू बताया सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस मेथड्स को। ठीक है जी। तो सिंक्रोनस के अंदर तो क्या होगा कि आपका एक ही टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, और जो अगर एसिंक्रोनस है तो वहां पे क्या होगा, आपकी जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी, आईओ ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म होता रहेगा, दोनों काम पैरेलल में चलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम। तो कर्नल इनपुट आउटपुट सब सिस्टम क्या है? भाई कर्नल आपका जो मेन आपका पोर्शन है, जो आपका सिस्टम के अंदर क्या करता है, एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करता है। ठीक है जी। तो इट यूजेस शेड्यूलिंग मैकेनिज्म्स टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है जी, ऑफ द इनपुट आउटपुट आईओ डिवाइसेस। इसके अंदर क्या होता है, सम इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट ऑर्डरिंग बाय पेयर डिवाइस क्यू, पर डिवाइस क्यू। ठीक है जी, यानी कि हर एक डिवाइस के लिए एक क्यू हम क्या करके चलते हैं, डेजिग्नेट करके चलते हैं कि भाई इस क्यू को यूज करके क्या करेगा, अपना टास्क परफॉर्म करेगा। यानी कि जितने भी आईओ डिवाइसेस होंगे वो वन बाय वन क्यू के अंदर ऐड होते चले जाएंगे, और क्यू के अकॉर्डिंग, क्यू के अंदर क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट फर्स्ट आउट, जो पहले क्यू में लगेगा वही तो पहले एग्जीक्यूट होगा ना, उसके हिसाब से सारे डिवाइसेस एग्जीक्यूट होंगे थ्रू एक क्यू। उसके बाद दूसरा आप इसके अंदर क्या यूज कर सकते हो, शेड्यूलिंग के अलावा आप एक बफरिंग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बफरिंग मैकेनिज्म क्या है, एक इंटरमीडिएट स्टोरेज। ठीक है, एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसको आप यूज कर सकते हो, जब भी कोई डिवाइस कम्युनिकेट कर रहा है तो उसका डाटा पहले बफर में जाएगा, और बफर से फिर किस में जाएगा, आपका सिस्टम के पास। ठीक है, उससे होगा क्या कि भाई अगर मान लो डिवाइस और आपका जो आईओ आईओ डिवाइस और आपका जो सिस्टम है उसकी स्पीड अगर मिसमैच कर रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए एक इंटरमीडिएट बफर आपका हेल्प करेगा कंपेटिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है जी, क्योंकि अगर स्पीड मिसमैच हो गई और बीच में कोई बफर नहीं यूज हुआ तो क्या होगा, डाटा कैन बी लॉस्ट। ठीक है जी, मान लो इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड ज्यादा है और आपके सीपीयू की स्पीड कम है, तो क्या होगा, इनपुट आईओ डिवाइस है वो डाटा ट्रांसमिट करता रहेगा, मान लो इनपुट डिवाइस है वो डाटा भेजने लग रहा है, सीपीयू उसको होल्ड ही नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, वो डाटा लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, डाटा लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसके अंदर कैशिंग का मैकेनिज्म यूज होता है। तो कैश का आपको पता है, एक फास्टर मेमोरी होती है देन रैम, जो होल्ड करती है कॉपी ऑफ डेटा को। ठीक है जी, जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज होता है उसकी कॉपी एक कैश मेमोरी के अंदर होल्ड करवा लेते हैं, क्योंकि फास्टर मेमोरी होती है, तो इसलिए ये एग्जीक्यूशन स्पीड को, परफॉर्मेंस को इनहेंस कर देती है। ठीक है जी। फिर होता है स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग इज ए काइंड ऑफ बफर, इंटरमीडिएट बफर, जो क्या करता है, जो भी आउटपुट जब कोई डिवाइस देने लग रहा है, आउटपुट जब डिवाइस, जब सिस्टम आउटपुट जनरेट कर रहा है,
और डिवाइस को रिप्रेजेंट करने, चाहे वो प्रिंटर है या स्कैनर है या कोई अदर डिवाइस है, तो इन बिटवीन क्या होता है, एक स्पूलर यूज होता है। वो क्या करता है, जितनी भी प्रिंट, मान लो प्रिंटर है, जितनी प्रिंट रिक्वेस्ट जाएंगी उनको क्या करेगा, एक बफर के अंदर स्टोर करवा लेगा और फिर वन बाय वन उनको क्या करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा। एल्स अदरवाइज क्या हो कि एक बार में हम एक ही कमांड दे पाए प्रिंटर के अंदर, दूसरी कमांड ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, लेकिन स्पूलिंग अगर यूज हो रही है तो आप कमांड सारी एक बार में दे देंगे, फिर वो सारी बफर के अंदर होल्ड रहेंगी और प्रिंटर वन बाय वन उनको प्रिंट करता चला जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका डिवाइस रिजर्वेशन। डिवाइस रिजर्वेशन का मतलब क्या है, इट प्रोवाइड्स एक्सक्लूसिव एक्सेस टू ए डिवाइस। यानी कि डिवाइस क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, किसी भी पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन टास्क के लिए क्या हो जाएगा, कोई पर्टिकुलर डिवाइस को हम क्या करवा देते हैं, रिजर्व करवा देते हैं कि भाई ये जो डिवाइस है, जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती इसके पास रहेगा, उसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, फ्री करेंगे। इसके अंदर एलोकेशन डी एलोकेशन के लिए सिस्टम कॉल्स को यूज करते हैं, और इसके अंदर ये चेक करना होता है कि भाई सिस्टम के अंदर कहीं पे डेडलॉक ना आ जाए। डेडलॉक की कंडीशन तो आपको अवॉइड करनी ही करनी है। ठीक है जी। उसके बाद एरर हैंडलिंग आ गया आपका। ठीक है जी। अगर कोई डिस्क रीड एरर आ जाता है, कोई डिवाइस अनअवेलेबल एरर आ जाता है, कोई राइट फेलियर आ जाता है, तो सच काइंड ऑफ एरर्स को क्या करता है सिस्टम, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिकवर करता है जी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी अगर एरर जनरेट होता है तो उस एरर का क्या होता है, एक नंबर होता है और उस नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि एरर किस टाइप का है। ठीक है जी। तो उस अकॉर्डिंग सिस्टम क्या करता है, उस एरर को हैंडल करता है और उसको रिकवर करता है। ठीक है जी। फिर इनपुट आउटपुट प्रोटेक्शन है आपकी। ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है, यूजर प्रोसेसेस में एक्सीडेंटली और पर्पसफुली अटेम्प्ट टू डिसरप्ट, कि भाई एक प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस के साथ इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आईओ डिवाइस, आईओ प्रोटेक्शन हमें यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, जितने डिवाइसेज है उनको सबको प्रिविलेज, यानी कि उनको एक्सेस ग्रांट्स दी हुई होती है कि भाई आप क्या काम परफॉर्म कर सकते हो, आप कितने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी। और जो जनरली जो इनपुट आउटपुट है वो किसी न किसी सिस्टम कॉल्स के थ्रू क्या होगी, परफॉर्म होगी। ठीक है जी। ये इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म दिया दिखाया हुआ है डायग्राम के थ्रू भाई। ठीक है जी। उसके बाद कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स आ जाती हैं आपकी। ठीक है, कर्नल डेटा स्ट्रक्चर किस लिए यूज होते हैं, आपके सिस्टम की स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं, बफर्स को यूज करते हैं, मेमोरी को एलोकेशन, मेमोरी पोर्शन को